हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चाहें तो आप कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, साथ ही में नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, आपके लिए हेल्पफुल रहती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपके पेपर का टाइटल है हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतेंद्र युग से अद्यतन। तो चलिए फिर क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों की सम्यक विवेचना कीजिए, अथवा छायावाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए। तो चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक चरण में द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी काव्य की जो धारा विषय वस्तु की दृष्टि से स्वच्छंद प्रेम भावना, प्रकृति के मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली, उसे छायावाद कहा गया। तो ये हो गई छायावाद की परिभाषा। अगर टिप्पणी वाले क्वेश्चन में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है कि छायावाद के बारे में संक्षिप्त में विवरण दीजिए या फिर छायावाद पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो आप परिभाषा लिख दीजिए और थोड़ा बहुत इसके बारे में और बता दीजिए, विशेषताएं वगैरह, बाकी आपका हो जाएगा। छायावाद का समय 1918 से 1936 माना गया है। ये समय आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिल सकता है। यह आधुनिक हिंदी का तृतीय उत्थान काल है। आधुनिक हिंदी का तृतीय उत्थान काल है। पहला था भारतेंद्र युग, दूसरा था द्विवेदी युग और तीसरा कौन सा है, छायावाद युग। इसीलिए इसे कहा गया है कि आधुनिक हिंदी का यह तृतीय उत्थान काल है, तीसरा। आगे देखिए, छायावादी काव्य की विशेषताएं। तो सबसे पहले हम लोग भाव पक्ष की विशेषताओं को समझते हैं, उसके बाद में कला पक्ष की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहली हेडिंग है यहाँ पर व्यक्तिवाद की प्रधानता। द्विवेदी युग की कविता वस्तुगत थी, लेकिन छायावादी कविता वस्तुगत न होकर आत्मगत या रागात्मक थी। इस युग में व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति जोरों से हुई। विश्व की व्यथा से स्वयं व्यथित होने की जगह वह अपनी व्यथा से विश्व को व्यथित देखने लगे। समाज के सुख दुख में वह अपने दुख की कल्पना करने लगे। इस प्रकार इस युग में व्यक्तिवादी विचारधारा को बल मिला। प्रसाद का आंसू इस भावना का उत्कृष्ट रूप प्रस्तुत करता है। तो छायावादी काव्य में हमें व्यक्तिवाद की प्रधानता देखने को मिलती है। छायावादी कवियों में क्या था, ये संसार के दुखों को अपने दुख समझने लगते थे और ये चीज़ें इनकी कविताओं में भी देखने को मिली हैं। जैसे प्रसाद की कविता है, जयशंकर प्रसाद की कविता है आंसू, तो इसकी कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, देखिए यहाँ पर। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते फिरते करते जानी अनजानी। तो ये पंक्तियाँ जो प्रसाद जी की कविता है आंसू, उसी से ली गई हैं। फिर अगली हेडिंग है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण रीत युग में सर्वथा भिन्न है। इन कवियों ने प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण किया है। छायावादी कवियों का मन प्रकृति में रसाबोर है। उन्होंने प्रकृति में सूक्ष्मता का समावेश किया, प्रकृति का नारी रूप में चित्रण तथा प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। तो छायावाद की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रकृति का इन्होंने चित्रण किया है। प्रकृति को इन्होंने मानव के रूप में दिखाया है, कहीं पर नारी रूप में दिखाया है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने किया है। आगे देखिए, अगली हेडिंग है सौंदर्य भावना। नारी सौंदर्य के चित्रण में छायावादी कवियों की उद्भावनाएं सर्वथा मौलिक हैं। उन्होंने स्थूलता और अश्लीलता के स्थान पर सूक्ष्मता और सात्विकता प्रदान की है। प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण अपनी सात्विकता से किया है। तो इन्होंने जो नारी सौंदर्य है उसमें अश्लीलता ना दिखाकर सात्विकता दिखाई है। जैसे यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। नील परिधान बेच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधिखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन गुलाबी रंग। तो ये पंक्तियाँ जो प्रसाद जी की कविता है कामायनी, उससे ली गई हैं। फिर अगली हेडिंग है राष्ट्र प्रेम, यानी कि देश के प्रति प्रेम भावना।
तो छायावादी कवियों की जो कविताएं हैं उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना दिखाई देती है। छायावादी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त किया है। इस युग में वीरों को उत्साहित करने वाली कविताएं लिखी गईं। प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक में लिखा है। अब प्रसाद जी का एक नाटक है चंद्रगुप्त, उसमें से कुछ पंक्तियां ली हुई हैं, जैसे यहाँ पर दी हुई हैं पंक्तियां। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये पंक्तियाँ चंद्रगुप्त नामक जो इनका नाटक है प्रसाद जी का, उससे ली गई हैं। फिर अगली हेडिंग है रहस्यवादी भावना। छायावाद के युग का कवि अंतर्मुखी था। बहिर्मुखी प्रवृत्ति की अपेक्षा अंतर्मुखी प्रवृत्ति की ओर रुझान ही रहस्यवाद का प्रतीक है। लेकिन इन कवियों में कबीर एवं जायसी जैसी गहराई नहीं थी। रहस्यवादी भावना इन लोगों में थी, लेकिन जो कबीर और जायसी, इनमें जिस प्रकार की रहस्य भावना या फिर गहराई दिखाई देती है इनकी कविताओं में, उस प्रकार की नहीं थी। फिर अगली हेडिंग है दुख एवं निराशा। छायावाद का मूल दुख है और वह दुख कहीं कहीं निराशा में बदल गया है। वेदना एवं दुख का यह प्रभाव स्वाभाविक मनोभावों को लेकर चला है। अतः इस युग में निराला को उभरने का अच्छा मौका मिला, क्योंकि निराला की एक कविता है सरोज स्मृति, तो वो इसी प्रकार की कविता है। उसमें दुख, निराशा, इन चीज़ों को दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है कला पक्ष की विशेषताएं। अब हम लोग छायावादी युग की जो कला पक्ष की विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। तो पहली हेडिंग है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता छायावादी कवियों का स्वर है। उन्होंने प्रकृति को अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रतीक माना है। उनकी रचनाओं में लौकिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक बन गया है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है लाक्षणिकता। इस युग के कवियों ने लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग किया है। द्विवेदी युग में अमिधा की प्रधानता थी, परंतु छायावाद में लक्षणा और व्यंजना की प्रधानता मिलती है। ये शब्द शक्तियाँ हैं, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्तियाँ हैं। तो द्विवेदी युग में अमिधा की प्रधानता मिली है, लेकिन छायावादी युग में लक्षणा और व्यंजना की, जिनमें से सबसे ज़्यादा लक्षणा की प्रधानता मिलती है। आगे देखिए, अगली हेडिंग है नवीन छंद। छायावादी युग में विभिन्न प्रकार के छंद सामने आए। कहीं कहीं पर तो दो दो विभिन्न प्रकार के मात्रिक छंदों को मिलाकर नवीन छंद बनाए गए। कहीं कहीं पर अतुकांत छंद तथा मुक्तक छंदों का भी प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण देन है। तो यहाँ पर अलग अलग नए नए प्रकार के छंदों का भी इस्तेमाल किया गया है, और जो मुक्त छंद हैं ये छायावादी कवियों की महत्वपूर्ण देन है। अगली हेडिंग है अलंकार विधान। छायावादी कवियों ने नए नए अलंकारों का खुलकर प्रयोग किया। छायावादी कवियों ने हिंदी के प्राचीन अलंकारों के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य के दो अलंकारों मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य का अधिकतर प्रयोग किया है। तो अलंकारों में इन्होंने मानवीकरण और विश्लेषण विपर्य, इन दो अलंकारों का बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया है। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में मानवीकरण है, यानी जहाँ पर इन्होंने नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में लिखा है, वहाँ पर इन्होंने मानवीकरण अलंकार का इस्तेमाल किया है या फिर इसका प्रयोग किया है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल के योगदान का उल्लेख करें, अथवा शुक्ल जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए निबंध क्षेत्र में उनका स्थान बतलाइए। तो ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप समझ नहीं सकते हैं। जब आप पेपर देंगे तभी आपको आइडिया होगा कि ये प्रश्न कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपके पेपर में रामचंद्र शुक्ल से एक ना एक क्वेश्चन आना निश्चित है, और संभावनाएं सबसे ज़्यादा इसी प्रश्न की हैं कि इनका जो आलोचना के क्षेत्र में योगदान रहा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए। तो इस प्रश्न के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं।
फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।